उसे ले जाया गया, हमें नहीं पता कहाँ। और हमें आपकी मदद चाहिए। नैन्सी गुथरी की गुमशुदगी, एफबीआई से जुड़े कथित मतभेद से लेकर एक छोटे शहर के शेरिफ पर सबूतों के गलत तरीके से संभालने के आरोप तक, ये हाल के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक है। पीमा काउंटी के शेरिफ अब खुलासे कर रहे हैं और हम उनका विश्लेषण कर रहे हैं। ये स्कैंडल लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत है। मैं सियरा गिलेस्पी हूँ। अब नैन्सी गैथरी के रहस्यमय तरीके से गायब हुए 100 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि तलाश पूरी तरह से रुकी हुई है, लेकिन जांच का नेतृत्व कर रहे शेरिफ के अनुसार ऐसा नहीं है। उनका कहना है कि ये अभी भी एक बहुत सक्रिय जांच है और अब वो सब कुछ बता रहे हैं, एफबीआई की भागीदारी से लेकर डीएनए स्वैब तक। और शेरिफ के मुताबिक ऐसे हजारों हजार वीडियो हैं जिन्हें छांटना है। हम जांच की मौजूदा स्थिति, ताज़ा जानकारी और जवाब मिलने की उम्मीद कब है, ये बता रहे हैं। अब तक आप कहानी जानते हैं। 84 वर्षीय नैन्सी गैथरी, टुडे शो की को होस्ट सवाना गैथरी की मां, 31 जनवरी को टक्सन एरिजोना स्थित अपने घर में आखिरी बार देखी गई थी। अब नैन्सी अपने दामाद और बेटी के साथ डिनर पर गई थी और फिर घर लौट आई थी। अगले दिन जब नैन्सी चर्च नहीं आई तो दोस्त और परिवार वाले चिंतित हो गए। तभी नैन्सी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और तब से अब तक बहुत सारी जानकारी सामने आई है, जैसे कि नैन्सी के घर के बाहर लगे सुरक्षा कैमरे का अब कुख्यात वीडियो और पास में मिली एक दस्ताने। लेकिन इन सब मजबूत सुरागों के बावजूद हमें अब भी नहीं पता कि नैन्सी के साथ क्या हुआ या वो कहाँ है। अब पीमा काउंटी शेरिफ आते हैं। लॉ एंड क्राइम की बुकिंग टीम ने उनसे संपर्क किया है। उम्मीद है हम उनसे मिलकर सवाल पूछ सकेंगे। हमें उनका जवाब नहीं मिला, पर पता है कि उन्होंने पीपल मैगजीन से ही खास बातचीत की है। उन्होंने कहा, निराशा है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, लेकिन हर केस की तरह ही है, कभी कुछ घंटों कभी दिनों में सुलझता है, कभी ज्यादा समय लगता है। मेरी टीम, मैंने हमेशा कहा है, वे इसे सुलझा लेंगे। मुझे इस पर 100% विश्वास है। लेकिन सवाल ये है कि वे इसे कैसे सुलझाएंगे। शेरिफ के अनुसार उनकी टीम को अब भी जनता से काफी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा, उद्धरण, अभी के लिए मेरा मानना है कि हमारा ध्यान उन सूचनाओं, सुरागों और सबूतों पर है जो हमारे सामने हैं। डिजिटली, कैमरा फुटेज के साथ साथ जैविक, डीएनए और ऐसी ही चीजें। और ये कुछ ऐसा है जो हम लगभग अपने सभी मामलों में बहुत देखते हैं। हर जगह सुरक्षा कैमरे और सीसीटीवी लगे हैं। कई घरों के बाहर रिंग या नेस्ट कैमरेज भी होते हैं। और ये सारे सबूत वाकई अच्छे होते हैं, लेकिन ये कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं। शेरिफ ने कहा, हजारों वीडियो हैं जो चौराहों और रिंग कैमरों से मिले हैं, जिन्हें सूचीबद्ध करना है। शायद सभी सफेद ट्रक और लाल सेडान यही हैं। आपको ऐसे व्यवस्थित करना होता है कि संदिग्ध मिलते ही कह सकें, अरे ये जॉन डो है, हमें मिल गया। अब हम पूछते हैं, जॉन डो के बारे में और क्या जानते हैं। शेरिफ बताते हैं कि टीम पहले डिजिटल नक्शा बनाकर पीछे की कड़ियां जोड़ते हुए संदिग्ध का दायरा संकुचित करती है, ताकि बाकी सबूतों की उससे तुलना की जा सके। ओह, वो सफेद ट्रक चलाता है। उस समय इलाके में कोई सफेद ट्रक था। ओह, जॉन डो के पास ये मोबाइल नंबर है। आप शुरू में जुटाए सबूतों पर वापस जाते हैं ताकि केस मजबूत कर सकें। इन डिजिटल सबूतों के अलावा, जैसे रिंग कैमरा या मोबाइल फोन, वहां डीएनए भी होता है। जांचकर्ताओं को शुरू में अपराध स्थल पर खून मिला था, जैसा कि लॉ एंड क्राइम पर रिपोर्ट किया गया। बाद में ये पता चला कि ये नैन्सी का अपना खून था, लेकिन वहां पर और भी डीएनए मिला था। हालांकि अभी तक उसका किसी भी संदिग्ध से मिलान नहीं हो पाया है। शरीफ ने पीपल मैगजीन से कहा, उद्धरण, मुझे पता है कि हमारे पास ऐसा डीएनए है जिसका योगदानकर्ता या जमा करने वाला कौन है ये अज्ञात है, लेकिन मुझे लगता है कि वे ये पता लगाने के करीब पहुंच रहे हैं कि वो कौन था। जब लैब्स हमें बताएंगी कि देखो अब हम और कुछ नहीं कर सकते, तब शायद हमारे पास एक समस्या होगी, हमारे पास एक अनसुलझा मामला होगा। लेकिन अभी लैब्स हमें ऐसा नहीं बता रही हैं। और वैसे ये एक बड़ी आलोचना है जिसका शेरिफ को सामना करना पड़ा है कि जांच में सबूतों के साथ कथित तौर पर गलत तरीके से व्यवहार किया गया। पीपल मैगजीन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने तलाशी को लेकर उस आरोप से इनकार किया और कहा, विमान तुरंत शुरू हुआ था, उन्होंने खून पाया। सर्च और रेस्क्यू टीम ने मौके को देखा और महसूस किया कि ये संदिग्ध लग रहा है। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि स्थानीय कानून प्रवर्तन यानी पीमा काउंटी शेरिफ विभाग और संघीय जांचकर्ताओं यानी एफबीआई के बीच कुछ मतभेद हैं।
इसी महीने FBI डायरेक्टर कैश पटेल हैंग आउट विद सीन हैनिटी पॉडकास्ट पर आए और बोले, हम FBI कहते हैं हम मदद के लिए हैं, आपको क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। और 4 दिनों तक हमें जांच से बाहर रखा गया। हालांकि शेरिफ इन सब बातों का खंडन करते हैं। उन्होंने पीपल मैगजीन से कहा, डायरेक्टर पटेल को राय रखने का अधिकार है, पर FBI शुरू से हमारे साथ थी और हमारा कार्य संबंध रहा है। तो शेरिफ के अनुसार राज्य और संघीय जांचकर्ता अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने हमें कोई ठोस और स्पष्ट जानकारी नहीं दी जिस पर हम आज के इंटरव्यू में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें। शेरीफ ने मामले में बढ़ते दबाव का जिक्र करते हुए कहा, कोई झूठी गिरफ्तारी या झूठा आरोप नहीं लगाना चाहता। किसी दिन हमारे सामने अदालत में ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। आपको ये अधिकार निष्पक्ष जांच से मिलता है, लेकिन अभी जनता को नहीं लगता कि हम किसी जवाब के करीब पहुंचे हैं। शेरीफ ने इसका जिक्र किया और ये भी कहा कि गथरी परिवार को भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। उन्होंने कहा, उद्धरण है, जनता निराश है। गथरी परिवार के लिए हर पल 100 दिनों जैसा लगता होगा, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं। सबसे जरूरी है सावधानी रखना, ताकि गलती, झूठा आरोप या गलत गिरफ्तारी न हो। साथ ही इस केस में स्टार पावर को भी ध्यान में रखना चाहिए। लाखों अमेरिकी रोज सुबह अपने किचन में सवाना गथरी को देखते हैं। मेरा मतलब है, वे अपना दिन टुडे शो के साथ शुरू करते हैं। जब उनकी मां गायब हुई तो इस मिसिंग पर्सन केस की पब्लिसिटी बहुत बढ़ गई थी। इसी तरह फिरौती की मांग के आरोप भी सामने आए, जिन पर गथरीज ने भी सोशल मीडिया पोस्ट्स में बात की है। हमने भी मीडिया में फिरौती के पत्र की खबरें सुनी हैं। एक परिवार के रूप में हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। हम बातचीत को तैयार हैं। हालांकि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहां आवाजों और तस्वीरों को आसानी से बदला जा सकता है। हमें बिना किसी शक के ये जानना है कि वो जिंदा है और वो आपके पास है। हम आपसे सुनना चाहते हैं और हम सुनने के लिए तैयार हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। सवाना गुथरी खुद इस बारे में खुलकर बोल चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार को कई फिरौती की मांगें मिली हैं, लेकिन उनमें से केवल 2 ही असली हो सकती हैं। उन्होंने हाल ही में टुडे शो में अपनी उपस्थिति के दौरान कहा, जांच अभी भी जारी है और लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम ये देख सकते हैं, लेकिन हमें जवाब चाहिए। बिना जाने हम चैन से नहीं रह सकते। नैन्सी के गायब होने के बाद FBI को 13,000 से ज़्यादा सुराग मिले हैं। शेरिफ के अनुसार अभी भी सुराग और कॉल्स मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें अब भी कॉल्स और सुराग मिलते हैं, चाहे सुराग पिछली रात का ही क्यों ना हो, 102 दिन बाद भी, क्योंकि हो सकता है कोई कॉल करके कह रहा हो कि इस मोहल्ले में कोई व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा है। हम पीमा काउंटी में लोगों से कहते हैं, कुछ संदिग्ध लगे तो कॉल करें। शेरिफ ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन मेरे कई सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल है, नैन्सी कहाँ है? चलिए आज के मेहमान को बुलाते हैं। ये है रिटायर्ड पुलिस सर्जेंट ट्रॉय हिलमैन, चेजिंग डाउन द ज़ॉम्बी हंटर के लेखक। ये किताब एक छोटे शहर के अकाउंटेंट, चुनिंदा जांचकर्ताओं के एक दल और एरिज़ोना के सबसे डरावने कोल्ड केस की सच्ची कहानी है। जैसा कि आपने सुना, ट्रॉय एरिज़ोना से हैं, जहां ये सब हो रहा है। ट्रॉय, आपको देखकर अच्छा लगा। स्कैंडल में आने के लिए धन्यवाद। और चलिए सबसे ताज़ा जानकारी से शुरू करते हैं। ये बात कि शेरिफ ने सामने आकर पीपल मैगजीन को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कुछ बड़े खुलासे किए हैं। उस इंटरव्यू से आपके मुख्य निष्कर्ष क्या रहे? हाँ, ये दिलचस्प था। मुझे लगता है कि किसी तरह के अपडेट का समय आ गया था। 100 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ कहना ज़रूरी था। लेकिन मूल रूप से उन्होंने उन्हीं विषयों को दोहराया जो वो पहले भी कवर कर चुके थे, जैसे कि वे अभी भी वीडियो सबूतों की समीक्षा कर रहे हैं, अभी भी DNA की जांच कर रहे हैं और अभी भी टिप्स की समीक्षा कर रहे हैं। तो मेरे लिए शायद कुछ नई जानकारी के संकेत थे, लेकिन वास्तव में ज़्यादा कुछ नहीं था। ये बस ऐसा था जैसे, देखिए हम अभी भी इस पर काम कर रहे हैं, हमने इसे भूला नहीं है, हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और आप जानते हैं इस सारी जानकारी को देखने में बहुत समय लगता है।
हाँ, ये मुश्किल है। वो कठिन स्थिति में हैं क्योंकि सब जवाब चाहते हैं। बिल्कुल, गथरी परिवार सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे अमेरिका और सच कहूं तो शायद दुनिया के कुछ हिस्से भी इस मामले को देख रहे हैं, ये मानकर कि ये मामला इससे कहीं जल्दी सुलझ जाएगा। जैसा आपने कहा, इस सब को हुए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। शेरिफ के इंटरव्यू में मुझे ये दिलचस्प लगा कि उन्होंने कहा, मेरी टीम इसे सुलझाएगी। मैंने शुरू से ही यही कहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसे सुलझा लेंगे। मेरे लिए तो मेरा मतलब है उनमें आत्मविश्वास है, लेकिन क्या ये कहना बहुत ज्यादा है कि नहीं, हम लगभग पहुंच ही गए हैं, हम इसे सुलझा लेंगे? आपके क्या विचार हैं? हाँ, मेरा मतलब है, मैंने हमेशा परिवारों से कहा है, उम्मीद मत छोड़ो। आप जानते हैं नई तरक्की और तकनीकें आ रही हैं। आपको बस एक छोटी सी जानकारी की ज़रूरत होती है जो आपको किसी खास दिशा में ले जा सकती है, और फिर पूरा मामला खुल सकता है और आप उसे सुलझा सकते हैं। इसलिए कभी हार मत मानिए। मुझे उम्मीद है जब वो अपनी टीम की बात कर रहे हैं तो उसमें संघीय अधिकारी भी शामिल है, क्योंकि अभी स्थानीय और संघीय अधिकारियों के बीच थोड़ा विवाद रहा है, कुछ बातें कही गई हैं। तो आप जानते हैं, मुझे लगता है हाँ, उम्मीद मत छोड़िए। अभी इसे हम किसी भी तरह से कोल्ड केस नहीं कह सकते। और आपको बस जानकारी पर नज़र बनाए रखनी है और उस गुम हुई पहेली के टुकड़े को ढूंढना है। वो कहीं ना कहीं वही है। हाँ, मेरा मतलब है आप नहीं जान सकते असली सुराग क्या होगा। ठीक है, आप जानते हैं, यानी मामला कुछ ऐसा आगे बढ़ता है जैसे एक छोटी सी जानकारी बाकी सब चीज़ों तक ले जाती है और अचानक हमारे पास हमारे संदिग्ध होते हैं। तो आप सही कह रही हैं, मुझे लगता है ये कहने में कि उम्मीद कभी मत छोड़ो। वे अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं। पर आपने जो कहा वो भी बहुत दिलचस्प है। इस मामले में जैसा कि आपने कहा, स्थानीय यानी पीमा काउंटी शेरिफ विभाग और फिर संघीय मतलब यहाँ की FBI के बीच तनातनी रही है। मुझे क्रिमिनल माइंड्स बहुत पसंद है, ये मेरा पसंदीदा शो है। ये FBI की बिहेवियरल एनालिसिस यूनिट पर आधारित है। शो में वे कहते हैं कि हमें स्थानीय अधिकारियों द्वारा बुलाया जाना होता है। क्या ये सच है? क्या पीमा काउंटी शेरिफ विभाग को इस मामले में फेडरल एजेंसियों को बुलाना होगा? FBI डायरेक्टर कहते हैं, हम वहां थे, पूरी तरह तैयार थे, लेकिन पीमा काउंटी ने 4 दिन तक हमें नहीं चाहा, जबकि शेरिफ कहते हैं वे शुरू से हमारे साथ थे। तो लंबा सवाल है, क्या उन्हें बुलाना जरूरी है FBI को? आप जानते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तकनीकी रूप से उस समय जो जानकारी उनके पास थी वो उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। ये काउंटी शेरिफ की जांच थी। अगर उनके पास सीधा सबूत होता कि अपराधी या पीड़ित राज्य की सीमा पार गया है तो FBI हस्तक्षेप कर सकती थी। अगर ये ज़्यादा अपहरण जैसा होता तो FBI के पास अधिकार क्षेत्र होता। आमतौर पर ये आपसी समझ होती है। आप जानते हैं, FBI वहाँ मूल रूप से संसाधन उपलब्ध कराने के लिए होती है, जैसे कि उनकी लैब्स, उनके डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ और BAU जिसका आपने जिक्र किया को बुलाने के लिए। शुरुआत में कुछ दिन अजीब थे, क्योंकि पहले ये सिर्फ लापता व्यक्ति का मामला था, फिर खून मिलने की बात सामने आई। इसके प्रमाण हैं कि वो खुद नहीं गई, उसे अपहरण कर ले जाया गया था। यहीं से सब कुछ सामने आया। तो आप जानते हैं, सच शायद कहीं बीच में ही है, आप जानते हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच। लेकिन दुर्भाग्यवश आप जानते हैं, कानून प्रवर्तन में अहंकार भी शामिल हो जाते हैं, तो कभी कभी ये चीजें बीच में आ जाती हैं। ये थोड़ा मुश्किल है, आपकी बात सही है। जब ये शुरू हुआ तो कई लोग सोच रहे थे ये 84 साल की महिला है। हमारे देश में सिल्वर अलर्ट नामक व्यवस्था है जहाँ किसी को डिमेंशिया या अल्जाइमर हो सकता है। हमने देखा है कि ऐसे लोग खो जाते हैं, भ्रमित होते हैं या शाम के समय भ्रम की स्थिति होने लगती है। शुरू में सभी सोचते थे क्या उन्हें डिमेंशिया है या कुछ और। शरीफ ने तुरंत कहा, नहीं, वो बहुत समझदार हैं, इसका कोई लेना देना नहीं। सवाना गुथरी और उनका परिवार सामने आया और उन्होंने कहा, नहीं, वो बहुत तेज हैं। मुझे लगता है उन्होंने कहा था कि वो बहुत होशियार हैं और इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर आप सही हैं, हमने खून देखा, हमने रिंग कैमरा का वीडियो देखा, बहुत कुछ हो रहा था। इसलिए मैं समझती हूँ कि सभी FBI और स्थानीय पुलिस जवाब चाहते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, इसमें कई लोगों के अहम भी इसमें शामिल हैं। पीमा काउंटी के शेरिफ को भी आलोचना झेलनी पड़ी है, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं 100 दिन से ज्यादा हो गए, इतना समय क्यों लग रहा है? क्या ये आदमी इन चीजों के लिए तैयार नहीं था? ट्यूसन छोटा शहर है, हम देख रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर की तलाश के लिए तैयार नहीं है। आपके क्या विचार हैं? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही हूँ। मुझे पता है कि ये मुश्किल लड़ाई है और वो नैन्सी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आलोचना उन्हें झेलनी पड़ी है उसके बारे में आप क्या सोचती हैं?
हाँ, मुझे लगता है कि शुरुआत से ही उन्हें मुश्किल में डाल दिया गया था। मेरी जगह होते तो शायद मैं भी यही करता, सार्वजनिक रूप से। सूचना अधिकारी जो मीडिया से बात करने में ज़्यादा माहिर होते हैं, जांच की बहुत सारी बारीकियों या विस्तार को कवर करते हैं। अगर मैं शेरिफ होता तो शायद अपनी बात सामान्य स्तर तक ही रखता, लेकिन ये मेरी राय है। तो आप जानते हैं, मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो सच में अच्छे इंसान हैं और जितना हो सके उतनी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शुरुआत में शायद उन्होंने थोड़ी ज़्यादा जानकारी दे दी, क्योंकि इसमें एक नाजुक संतुलन होता है। आप जानते हैं, आप ज़्यादा जानकारी नहीं देना चाहते क्योंकि इससे जांच ऐसी दिशाओं में मुड़ सकती है जहां आप नहीं चाहते कि वो जाए। मैं इसे रस्सी पर चलना कहता हूँ, क्योंकि आप समुदाय को जानकारी देने की कोशिश करते हैं और आपके पास अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स व सोशल मीडिया हैं। लोग और इंटरनेट पर खुद पड़ताल करने वाले लोग इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे मदद करना चाहते हैं, लेकिन संतुलन बनाना होगा कि जांचकर्ताओं को काम करने दें और जांच व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े। आखिरकार उन्हीं को अदालत में गवाही देनी है। अगर और जब वो मिल जाती है, और फिर अगर और जब हमें अपराधी मिल जाता है। हाँ, शेरिफ ने इंटरव्यू में भी कहा था कि हमें इस पूरी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखनी है, क्योंकि मान लीजिए कि एक दिन ये मामला अदालत में जाता है और मुकदमा चलता है। आपकी बात सही है, इन लोगों को गवाही देनी होगी कि उन्होंने प्रोटोकॉल और प्रक्रिया का पालन किया। आखिर में हर कोई न्याय चाहता है। अगर यहाँ कोई आपराधिक मामला बनता है तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सब कुछ सही हो। और जब मैं इसके बारे में सुन रही थी, तो जब आप उस पतली रस्सी पर चलने की बात कर रहे थे, तो मुझे भी अपनी यादें ताज़ा हो गईं। आइडाहो 4 की घटना नवंबर 2022 में हुई थी, जब 4 कॉलेज छात्रों की हत्या हुई थी। अगर आपको याद हो, तब सब पूछ रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है मास्को पुलिस डिपार्टमेंट। काम ठीक से करो, आप लोग जानकारी नहीं देते। फिर अचानक 1 महीने बाद कहते हो हमारे पास ब्रायन कोबरगर है। हम उसकी काफ़ी समय से तलाश कर रहे थे, लेकिन आपको और जनता को नहीं बता सकते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जनता सोचे, ओ माय गॉड, पीमा काउंटी समलो, जबकि असलियत में उनके पास उससे कहीं ज़्यादा जानकारी है जितनी वो बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमें शायद उनकी जानकारी का सिर्फ 25% ही पता है, और वो भी जानबूझकर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जानबूझकर बुरा नहीं करना चाहते या समुदाय से बात नहीं करना नहीं चाहते, पर जानकारी छुपाना चाहते हैं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई जाकर खुद को खतरे में डाल दे। अगर वो ये बता दें कि अपराधी कौन है, तो शायद लोग जाकर उसका सामना करें, और फिर वो, आप जानते हैं, एक बुरी स्थिति हो जाएगी। आप चाहते हैं कि पुलिस अपना काम और प्रशिक्षण के अनुसार व्यवस्थित रूप से करे। तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे लगता है कि वो इस केस पर मेहनत से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है उन्होंने इस पर काम करने के लिए ज़रूरी संसाधन जुटा लिए हैं। ये मेरे लिए कभी सवाल नहीं रहा, क्योंकि मेरी कानून प्रवर्तन की पृष्ठभूमि है। और सच कहूँ तो जितनी बड़ी संख्या में उन्हें टिप्स मिली हैं, वो हज़ारों में हैं। शेरिफ ने खुद कहा था, हम हज़ारों और हज़ारों वीडियोस देख रहे हैं। तो मेरे लिए, मेरा मतलब है, इसका एक हिस्सा भी है। ये 100 दिन हो गए हैं और लोग कह रहे हैं ठीक है, समय निकल रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि सबूतों की मात्रा बहुत ज़्यादा है? मेरा मतलब है, मेरी नौकरी में भी कभी कभी वीडियो और बॉडी कैमरे की फुटेज देखनी पड़ती है, जिसमें कई घंटे लगते हैं। अगर आप हर फ्रेम देख रहे हैं ताकि कोई सुराग मिल सके, क्या इसी वजह से ज़्यादा समय लग रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं फिर से उस नहर हत्याकांड की बात करता हूँ जिसे हमारे कोल्ड केस ग्रुप ने हल करने में साढ़े 3 साल लगाए। हमारे पास लगभग 1000 टिप्स की सूची थी, और हम हर एक क्रीपी गाय को जांचने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी जांच करना और तय करना कि अरे क्या हमें इस आदमी का डीएनए नमूना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, इसमें समय लगता है। इसमें समय लगता है क्योंकि आप कुछ मिस नहीं करना चाहते, लेकिन आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो हाँ, ये बहुत बड़ा है, और जितनी कैमरे अब बाहर लगे हुए हैं सड़कों पे, चौराहों, दुकानों और घरों में, आपको इन सब को एक एक करके देखना पड़ता है। और हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा जनशक्ति लगती है इन सबको देखने में। और फिर जो टिप्स आती हैं उनमें से कुछ तो बिल्कुल बेकार होती हैं, लेकिन कुछ में वाकई कुछ काम की बात होती है। अगर उन्होंने कई बार कॉल किया है और ज़्यादा जानकारी है, तो उन पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो मेरा अंदाज़ा है, आप जानते हैं, वे बस उस लिस्ट को फिर से देख रहे हैं और कह रहे हैं ठीक है, चलो उन टिप्स को अलग करें जो वाकई अच्छी हैं, जिन पर हमें वापस जाकर दोबारा ध्यान देना चाहिए।
हाँ, ये मुश्किल है क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि अब हर किसी के पास रिंग कैमरा है। मेरा मतलब है इससे बहुत सारे अपराध सुलझाने में मदद मिली है और हमारे पास कैमरे में रिकॉर्डिंग है और आप जानते हैं सीसीटीवी भी है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही आपकी बात सही है, जितना डेटा उन्हें देखना पड़ता है वो बहुत ज्यादा है और भारी पड़ जाता है। मेरा मतलब है मैं सिर्फ अपने घर के बाहर वाले पूरे ब्लॉक के बारे में सोच रही हूँ। जितने कैमरे सिर्फ इस एक ब्लॉक में लगे हैं वो कम से कम दर्जन भर तो होंगे ही। तो मेरा मतलब है जब आप इतने लंबे समय की बात कर रहे हैं और हर चीज़ को देखना पड़ता है तो ये वाकई मुश्किल हो जाता है। बहुत कुछ है जिसे देखना पड़ता है और अब जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ वो शायद आपको थोड़ा अनुमान लगाने के लिए कहेंगे, क्योंकि हम ऐसे किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने ये किया हो सकता है। आपके अनुभव के हिसाब से अगर हम किसी संदिग्ध या संदिग्धों का प्रोफाइल बना रहे हैं तो आपको क्या लगता है किस तरह का व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है? आप जानते हैं ये उन सबसे चुनौतीपूर्ण जांचों में से एक है जिनके बारे में मैंने कभी पढ़ा है। और जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास केस फाइल नहीं है, मेरे पास वो सारी जानकारी नहीं है जो उनके पास है, तो मेरे लिए कुछ कहना वाकई मुश्किल है। लेकिन वीडियो देखकर अगर वो सच में अपहरण करता था तो वो थोड़ा अनुभवहीन सा लग रहा था। उसने जो कपड़े पहने थे, जिस तरह से वो चीज़ें पहन रहा था, जैसे होल्स्टर, दस्ताने, कैमरा को ढकने की कोशिश करना, ये सब देखकर लगता है कि वो अनुभवहीन था। तो मुझे ये अजीब लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है कि किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया कि अरे मैं जानता हूँ ये कौन है, मुझे पता है कैसे चलता है, मुझे पता है उसकी भौहें कैसी हैं, मुझे पता है वो व्यक्ति वॉलमार्ट में ख़रीदारी करता है जहाँ से सामान कथित तौर पर ख़रीदा गया था। मेरे लिए ये सब बहुत अजीब है कि फिर किसी ने भी नहीं पहचाना, और शायद इसका मतलब है कि वो बाहर से आया था। तो आप जानते हैं कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मेरा मतलब है आप जानते हैं ये किसी भी दिशा में जा सकता है। मुझे मकसद देखना होगा और मेरे लिए मैं बार बार वापस आ रही हूँ। मैं बार बार मकसद पर लौटता हूँ। शायद सवाना से जुड़ी कोई बात, क्योंकि वो मशहूर है, और फिर किसी तरह उसके जीवन में, और मैं उसे दोष नहीं देना चाहता, लेकिन मैंने इस बारे में कयासबाजी सुनी है, लेकिन किसी तरह कोई उससे बदला लेना चाहता है या उसे कुछ करने से रोकना चाहता था, या आप जानते हैं मेरे लिए यही मकसद होगा। ये बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा मतलब है मेरे पास, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी नौकरी बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसकी थी, लेकिन मैं भी एक रिपोर्टर हूँ, सामने आकर काम करती हूँ। और सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं, आप जानते हैं, डीएम्स या कमेंट्स में कभी कभी लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वे आपको जानते हैं, या कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आप जानते हैं हम दोस्त हैं। कुछ लोग इन चीज़ों से नफरत करते हैं, है ना? और वह इस राष्ट्रीय, अगर अंतर्राष्ट्रीय नहीं तो मंच पर है, लोगों के लिविंग रूम में, उनकी किचन में। तो शायद लोग सच में ऐसा महसूस करते हैं कि वे सवाना गथरी को अच्छी तरह जानते हैं। वो, आप जानते हैं, लोग जानते हैं कि वो कहाँ से हैं, उनका पूरा विकिपीडिया पेज है। वे पीछे जाकर उसकी माँ को टुडे शो में देख सकते हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, पर इससे चीज़ें बहुत जटिल हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि इससे वो सबसे कठिन सवाल आता है जो मैं आपसे यहाँ पूछ सकती हूँ। आप क्या अनुमान लगाती हैं कि क्या हुआ था? मेरा मतलब है कुछ लोगों ने मेक्सिकन संलिप्तता की बात की है, साथ ही एरिजोना का रेगिस्तान। क्या नैन्सी वहाँ हो सकती हैं? मेरा मतलब है इसके कई रास्ते हो सकते हैं। आपकी राय क्या है? देखिए, मैं बस इतना जानता हूँ कि ये पता लगाना कि जब वो प्रॉपर्टी से गई थी तब वो जीवित थी या नहीं, लेकिन कोशिश करना। जो कुछ भी मैंने पढ़ा उसमें लिखा था कि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी, ठीक से चलने में सक्षम नहीं थी। तो उससे दूर ले जाना, मेरे हिसाब से उस कार में ही ले जाया गया होगा। तो ये अजीब है कि किसी भी पड़ोस के रिंग कैमरे ने उस कार को कैद नहीं किया, शायद पकड़ा भी हो। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि उसे रेगिस्तान में घसीट कर ले जाया गया। मुझे नहीं लगता, वो काफ़ी मुश्किल होता। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी वाहन में डालकर ले जाया गया होगा। यही मेरी सोच है। अब वो कहाँ है ये कहना मुश्किल है। ये अजीब है कि इतनी बड़ी इनाम राशि घोषित की गई है। मेरा मतलब है इनाम $1 मिलियन से भी ज़्यादा हो गया, और फिर भी आप जानते हैं किसी ने भी आगे आकर उसे लेने की कोशिश नहीं की। तो ये भी मुझे अजीब लगता है। इस जांच में इतनी सारी अजीब बातें हैं कि आप जानते हैं, उम्मीद है कि जब सब शांत होगा तो वे सब कुछ जोड़कर देखेंगे। इस समय कहना मुश्किल है कि नैन्सी सुरक्षित है या नहीं। उसकी मेडिकल हिस्ट्री और दवाओं की ज़रूरत देखते हुए हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन कौन जानता है,
लेकिन उम्मीद है आप जानते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो जिंदा वापस आ जाएगी और फिर आप अपराधी को ढूंढेंगे और उसे सजा दिलवाएंगे और फिर हमारे पास इस पहेली के सभी गुम टुकड़े होंगे। लेकिन हाँ, मैं बस कहना जा रहा हूँ, ये एक ज़बरदस्त जांच है। नहीं, सच में ये है। आपकी बात सही है। हमने चमत्कारी केस देखे हैं। एलिजाबेथ स्मार्ट को करीब 1 साल बाद बचाया गया था। जेसी ली डुगार्ड, मुझे लगता है कि उन्हें 18 साल बाद बचाया गया था। और फिर आप जानते हैं इन अपराधियों को सजा भी मिली थी। तो चमत्कार होते हैं, ये मुमकिन है। मैं गुथरी परिवार के लिए सकारात्मक समाधान की उम्मीद करती हूँ, क्योंकि लगातार संघर्ष व इसकी चर्चा दोनों ही मुश्किल है। वाकई, जैसा आपने कहा, ये एक जबरदस्त जांच थी, एक पागलपन भरा केस था। ट्रॉय हिलमन, हमारे साथ स्कैंडल पर आने और आज इस बारे में बात करने के लिए धन्यवाद। हाँ सियरा, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ। अगर आपके पास नैन्सी गैथरी के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी है या कोई भी सुराग है, तो कृपया इसे पीमा काउंटी शेरिफ विभाग या FBI को रिपोर्ट करें। अगर आप केस की पूरी गहराई में जाना चाहते हैं, तो लॉ एंड क्राइम प्लस ऐप डाउनलोड करें, जहां गैथरी केस की सारी फाइलें उपलब्ध हैं। यही आज के स्कैंडल एपिसोड का समापन होता है। अगर आपको ये पसंद आया और आप और देखना चाहते हैं या मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सिएरा गिलेस्पी के नाम से ढूंढ सकते हैं। स्कैंडल एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी होस्ट सिएरा गिलेस्पी अगली बार मिलूंगी।